थी ले ली और अब जिंदगी के अंदर दूसरा पांव रखकर जिंदगी के रूबरू होने वाला। जिंदगी बड़ी कंटीली। मैं चांसलर हूं अपनी सभी जितनी 16-17 यूनिवर्सिटी हैं, तो उस नाते से कई लोग कोई बीए पास करके, कोई एमए, कोई बीएड, कोई एमएड, कोई और दूसरे, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोई लार्जर्स यूनिवर्सिटी या उससे निकले हुए नौजवान वकील बनकर जो कल को ना सिर्फ छोटी कोर्ट्स के अंदर ही अपना कौशल दिखाएंगे हाई कोर्ट के जरिए, वो कल को उस बेंच पर और उस बेंच से फिर दिल्ली के बेंच तक पहुंचने की कल्पना उनके दिल और दिमाग में बन सकती। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि डिग्री हासिल करके और जीवन के जो दूसरे पहलू जिसको जीवन में सेटलमेंट कहते हैं, उसके अंदर जब हम सेटल होते हैं तो ये मत सोचे कि जेब के अंदर सर्टिफिकेट है, मैंने मैट्रिक या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी तो किया है, इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत बड़ी मदद करेगा। ठीक है, मदद करता चाहिए, उसके बिना भी चलन नहीं हो सकता। ताकि एक व्यक्ति का पता लगे, हर व्यक्ति को बैठ करके बातचीत करके उसके ज्ञान की पैमाइश नहीं की जा सकती। वो पैमाइश यूनिवर्सिटी के अंदर हो गई, उन्होंने आपको सर्टिफाई कर दिया। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान के अंदर वो इम्तिहान कई लोगों ने ईयरली पास किए और कुछ लोगों ने सेमेस्टर के रूप में हर 6 महीने के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए इस दीवार से निकल करके गए, इस दरवाजे से बाहर हुए। परंतु बच्चों, जिंदगी इतनी आसान नहीं। जिंदगी में हर कदम पर इम्तिहान। ये साल में एक बार नहीं आता, ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह 6 महीने में एक बार नहीं आता। ये जिंदगी का इम्तिहान तो रोज का इम्तिहान। जहां इस पर सब्ज बांध दिखाई देते, वहीं इस पर कंटीले मार्ग भी है, कांटे भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। वो नौजवान जो जरा सी कठिनाई आई दिल हार कर बैठ जाता है, वे नौजवान जो निराश होकर बैठ जाता है, वह नौजवान तो समझता है कि सारे सपने यहां पर ही चकनाचूर हो गए। वो कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसके एक फ्रंट के ऊपर शिकस्त होने के बावजूद लोगों ने नारा लगाया था, Victory is ours and we will come out victorious। जिंदगी में छोटे से एक इम्तिहान के ऊपर, एक फ्रंट के ऊपर अगर कोई निराशा का अवसर प्राप्त होता है तो ये मत सोचे कि सारी जिंदगी यहां पर खत्म हो, सारी जिंदगी में। वो कहते हैं कि कम से कम मुस्कुराओ जिंदगी में, यहां पर बुज़दिलों की कदर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती। उसने आगे कहा और उसको मैं थोड़ा सा बता हूं कि अब तो वक्त है जागिए नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। ये युवावस्था हमेशा के लिए आखिरी दम तक नहीं है, ये चंद सालों की मेहमान है। अगर जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है तो युवावस्था क्या हमेशा के लिए रह सकती है? वो भी चंद वर्षों की मेहमान है। और वो युवावस्था जिसमें सूझबूझ आती है,
तब तक तो बचपन एक तरह से कहना है, बचपन है, अल्लड़ जवानी है, सूझबूझ की जवानी 25-30 साल के बाद शुरू होती है, जबकि आप कदम सोच समझ करके उठा सकते हो। और वो कितनी दूर चलती है, जब जिंदगी का पता नहीं तो उसका क्या पता हो। क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है और वो सबके लिए है कि जो जीवन लेकर के आया है उसको एक दिन जाना। हमारे देखते हुए लाखों लोग चले गए और लाखों करोड़ों के देखते देखते हमने एक दिन चले जाना। हमने चले, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, कि जो पैदा होगा वो जाएगा, ध्रुवम, जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इसमें कोई कहे कि इसमें एक अलग तरह से ओपिनियन है, वो जो पैदा हुआ है उसमें जाना है। कोई दुख पाके मर गया, कोई सुख पाके मर गया, जीता रहा ना कोई हरिक आके मर गया, अकल था दूसरों को समझा के मर गया और बेअकल छाती पीट के घबरा के मर गया, जीता रहा ना कोई हरिक आके। जिंदगी तो उससे पहले दे दिया, पहले दे, हम भी वो पक्ष देख करके नहीं हैं आगे। याद आता है एक जगह पर हम फंस गए और ये आजादी से पहले की बात है, वहां पर हमने पहुंचना जरूरी था क्योंकि जिस संस्था से हम संबंध रखते थे उसमें यही एक नियत था कि जो कार्यक्रम कहा है उसको अवश्य पूरा करना। तो सारी रात चलकर, क्योंकि वहां पर से उस वक्त ना तो बसें 47 से पहले कहां इतनी थी, कोई चलती थी, कार तो शायद देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती थी, किसी एक शहर में एक या दो व्यक्तियों के पास शायद मुश्किल से कार, तो कोई इंतजाम किया नहीं। और हम सारी रात पैदल चलकर गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हिंसक पशु भी हैं, वो भी समय समय पर अटैक करते हैं, तो इसलिए संभल करके चलना चाहिए। तो सारे जो प्रबंध हो सकते थे वो करके सारी रात चलते हुए सुबह जहां पर 35-37 किलोमीटर चलकर चंबा से डलहौजी पहुंचे। तो अब समय हमारी जिंदगी का भी निकल गया, अब शाम का समय है। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि जिंदगी का ये जो चैप्टर है, जवानी का चैप्टर, उसमें हम सोचें कि हमें इस धरती ने, समाज ने इतना कुछ देकर के बड़ा किया है, ज्ञान दिया है, सोचने की शक्ति दी है, और सोचने की शक्ति भी भगवान ने इंसान को ही दी है, ज्ञान भी भगवान ने इंसान को ही दिया है। जीने वाले तो पशु पक्षी हैं, लेकिन इंसान ही जीता है। इसीलिए लोग उसको कई बार कहते हैं कि तू सच्चा इंसान बन, हैवान न बन। इसीलिए कहते हैं, आपने कभी किसी गधे के लिए ये कहते हो बड़ा अच्छा गधा बन, अरे कुत्ते तू ठीक तरह से भौंकता नहीं, अच्छा कुत्ता बन करके दिखा। वो केवल इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान सोच सकता है, उसको भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने ज्ञान दिया है, विचार करने की शक्ति दी है। इसीलिए वो कहते हैं कि आहार निद्रा नराणाम पशूनाम मध्ये समान, और नराणाम मध्ये ज्ञानम विशेषम, ज्ञानेन हीनम पशुभिः समान। हम उस श्रेणी में आते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग करें। समाज ने हमें इतना बड़ा किया है, इस धरती ने हमें इतने योग्य बनाया है, तो हम
इस बात को अपनी आंखों के सामने रख करके चले तो मैं भी समाज को कुछ दे के जाऊं, कुछ करके जाऊं, कुछ ऐसा करूं जिससे उस नगर, उस जिला, उस प्रदेश और देश के लोग कुछ तो एक कंकर मात्र मैं मिला करके कुछ कर पाऊं, जिससे कि देश उन्नति की तरफ अगर 10 कदम दौड़ता नहीं तो 1 कदम बढ़ने की शक्ति उसके अंदर जो पैदा की है उसमें मेरा सभी थोड़ा सा एक स्थान, इस भावना को रखकर हम जीवन का जो दर्शन है उस दर्शन के अंदर हम पदार्पण करें नौजवानों को। और जो दूसरा कार्य दिया है सर्व शिक्षा का, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, सबको शिक्षा मिले। और खास करके मेरी जो बेटियां उनकी शिक्षा तो अधूरी, वो एक बेटी को शिक्षा नहीं मिलती, एक शायद लाइन को मिलती। माता प्रथम गुरु है बच्चे की, और उससे पैदा होने वाली संतान और आगे उससे चलने वाली जो संतानें हैं एक से अनेक होकर के जो चलती हैं वो समाज को कितना बड़ा काम दे सकती हैं, इसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। मेरी बच्चियां गर्भ में खत्म ना हो, मेरी बच्चियां उनको शिक्षा मिले और उनको जो अब तक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके वो गृहिणी भी, वो बड़ी माता भी, वो बड़ी भाभी भी, उसको भी शिक्षा का ज्ञान मिले, उसका द्वार खोले, पानी को बचाएं, बिजली को बचाएं, सफाई जिंदगी का एक हिस्सा बना, जिंदगी का हिस्सा। अब मैं ये सोचूंगा कि घर के अंदर मैं देखता हूं और मैं तो जब उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। कौन व्यक्ति है आप में से कोई भी व्यक्ति जो अपनी गंदगी को साफ नहीं करता अपने हाथ से? अरे इतना सोचने की क्या आवश्यकता, इतना सोचने की आवश्यकता है। हमने ये सारी बातों को गंभीरता से लेकर इस देश को महान बनाना है। हर कार्य का निर्णय लेते वक्त ये सोचें कि देश का हित किस कार्य में है, इस भावना को लेकर नौजवान, मेरी बच्चियां और सब लोग अगर हम चलेंगे तो यह देश महान होगा। इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बहुत आपसे कि आप सब लोगों को प्लेस दिलवाएं, शपथ दिलवाएं, हम सभी लोग देश की एकता में, अखंडता में पंच तत्वों को संरक्षित करने में भूमिका निभा सकें। और साथ ही साथ जल ही जीवन है, जिस तरह से आपने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, उसी शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वशास्त्र शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी ओम शांति शांति। आप लोग खड़े हो जाएं और शपथ लें कि हम देश की एकता में, देश की अखंडता में, पंच तत्वों को संरक्षित करने में, जल बचाने में, प्रकाश बचाने में, बिजली बचाने में, शहर को क्लीन रखने में, देश को क्लीन रखने में मदद करेंगे। आप पहले अपनी अपनी जगहों से आगे आगे हिज एक्सीलेंसी पढ़ेंगे, पीछे से हम लोग पढ़ेंगे। हम सिंगरौली के लोग आज ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, आज ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपनी सोच, कर्म और कथनी में देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए सिंगरौली को निर्मल और स्वच्छ रखने, समस्त प्राकृतिक संपदाओं पंच तत्वों में मां गंगा यमुना और सभी महान नदियों को निर्मल रखने और इस भूमि के यश हेतु भारत मां की सेवा में
अंतःकरण से समर्पित करते हैं। मैं आगे कहूँगा राजेश भाई से कि आप आए और सिंगरौली रत्न पुरस्कार से हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल श्री बलराम जी दास टंडन को नवाजे। सिंगरौली के रत्न हैं, आप देश के रत्न के साथ हमारे रत्न हैं, धरती के रत्न हैं। सिंगरौली रत्न पुरस्कार से हमारे राष्ट्र आगे करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट से सिंगरौली रत्न पुरस्कार देने के लिए फिटनेस करने के राज्य करने के और साथ ही हम नेता रही एक्सीलेंसी पर नाम के लिए वो भी मैं आऊंगा वहां पर सिंगरौली का समूह और मैं सिंगरौली के लिए कहूँगा सिंगरौली के लिए करूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आगे कहता हूँ कि आभार के बाद तुरंत राष्ट्रगान हो और इस कार्यक्रम का डिस्पोजल करें, इस कार्यक्रम का डिस्पोजल करें। मैं आगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी पत्रकार साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपने महामहिम माननीय श्री बलराम जी टंडन का, विधायक जी का और हमारे वॉलंटियर्स राष्ट्रगान की धुन लगाएंगे। एक साथ हम सभी लोग राष्ट्रगान के बाद इस कार्यक्रम का डिस्पोजल करेंगे, इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। बच्चों पे एक निर्मम हत्या भी पेशावर में हुआ है, क्या कहेंगे कि किस तरह से कायराना हरकत हुई? बेटा, मैं ये समझता हूँ कि जो भिन्न भिन्न देश जो पाकिस्तान को अनेक बार प्रेशराइज करके इस बात के लिए थक गए थे और यूएनओ और उसके सदस्य उन लोगों ने भी कई बार कहा और ये बात एक बार नहीं अनेक बार आपसी चर्चा के अंदर भी आई कि टेररिज्म की जननी पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ लगते अफगानिस्तान तक भी फैलाई गई। ऐसा लगता है कि इतने सब लोगों का, बड़े लोगों का कहने का इतना असर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं हुआ जितना इस एक वाकया ने। ऐसा लगता है कि उनको झंझोड़ा है। ये झंझोड़ा कब तक रहेगा, कब तक ये उनकी आत्मा को कचोटता रहेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बार तो ऐसा लगा है कि सारे मिलिट्री के जिम्मेवार व्यक्ति, उनका जो कमांडर इन चीफ है वो भी बोला है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी खुल कर के ये बात कही है कि ये सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक इसको समाप्त नहीं कर लेंगे। इट इज़ ए वेलकम स्टेटमेंट बाय बोथ और हमें आशा है कि इतनी बड़ी बात जो ऐसे अनेक बच्चों की चीख चिल्लाहट के कारण जो इनकी आत्मा को झकझोरने का मौका मिला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित तौर पर ये सारे का सारा जो टेररिज्म का एक मंबा बन कर के काम कर रहा था पाकिस्तान,
उसको समाप्त होने का सर, नक्सलवाद भी एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, क्या मानते हैं? है कई स्थानों पर, एक स्थान पर ही नहीं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी हद तक उसको काबू पाने में कामयाब हैं। उनको एरिया वो पर चांस ऐसे घेरे के अंदर आ गए और ये हो गया। लेकिन जैसे वहाँ पर ये हुआ है, ऐसे ही केंद्र की सरकार और सूबे की सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि इस नक्सलिज्म को छत्तीसगढ़ से समाप्त किया जाएगा और छत्तीसगढ़ एक अच्छे दूसरे राज्यों की तरह उभर करके सामने आए। बहुत जल्दी गमला है महामहिम को महामहिम के जाने के बाद आप सभी लोग अपने इंस्टीट्यूट को प्रस्थान करेंगे।